नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन जी द्वारा लिखी कहानी दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फागुन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कलोले करने वह सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले गए थे। रात दूध में नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफ़ेद होकर चांदनी में बाहर दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी हुई मोतियों से गुथी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमखाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही हाथ भर धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुथी हुई नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थीं। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए थे। आज इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। सलीमा चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे न रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसनद पर आग बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई, तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुंझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं। इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 उंगलियां चलाई, मगर स्वर न मिला। भुनभुना कर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। सलीमा ने उकताकर उसे रखकर दस्तक दी। एक बांदी दस्तबस्ता हाजिर हुई। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसिन थी। उसके सौंदर्य में एक गहरे विषाद की रेखा और नेत्रों में नैराश्य स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किस में खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नज़रों से देखती हूँ? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी हुई और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है, ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी साकी। इतना कहकर सलीमा ने उसके पास खिसककर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई, पर बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कस्मिया, तू अपना दर्द मुझसे कह, तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर, क्यों इतनी उदास रहती हैं? सलीमा ने कहा, इधर जहाँपना कुछ कम आने लगे हैं, इससे तबीयत ज़रा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चाज न मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल ही है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, अब तू किसी को चाहती है। मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेगम की आंखों में आंख मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। उस मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने वंशी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे।
चटखटी चांदनी को लुफ्त उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज़ मिलाई। फिर वह सुवासित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा अब सुना, तूने कहा कि मुझे प्यार करती है, सुना कोई प्यार का गाना सुना। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़काकर मदमाती मसनद पर खुद लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया, दुखुआ में कासे कहूँ मोरी सजनी। वक्त देर तक साकी की वंशी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद रोने लगी। सलीमा मदिरा और यौवन के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और तांबुल राग रंजित होठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है, जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है। उसी प्रकार सलीमा का वक्षस्थल धीरे धीरे कांप रहा है। प्रस्वेद की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही हैं। वंशी रखकर साकी क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उनका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने को आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। इसके बाद ज्यों ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहां खड़े उसकी यह करतूत अचरज और क्रोध से देख रहे हैं। साकी को सांप डस गया। वह हदबुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यह क्या कर रही थी? साकी ने धीमे स्वर में कहा, जहां पना, कनीज अगर कुछ जवाब न दे तो। बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी स्पर्धा? उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कंपित स्वर में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्निमय नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वह बेसुध पड़ी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उसके मुंह से निकला उफ फाशा, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर नीचे को उन्होंने घुमाकर कहा, दोजक के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर से पुकारा, मादूम। क्षण भर में एक भयंकर रूप वाली तातारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई थी। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बांदी ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और कैदी को भीतर धकेल दिया। कोठरी की गच कैदी का बोझा ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे को धसक कोठरी की गच कैदी का बोझा ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे को धसकने लगी। प्रभात हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी। बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थीं। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, ज़रा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात न सुनी। सलीमा ने ज़रा ज़ोर से पुकारा, साकी। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है लौंडिया, सब क्या हुई? वह द्वार की तरफ चली। देखा एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ।
मुझे इत्तला क्यों नहीं की? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? जीनत महल के दौलत खाने पर। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझे। तो अब जीनत महल की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँपना का हुक्म था। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर आने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैदी हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह लौटकर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ़ फरमावे। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी, और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जाप बख्शी की जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे बाज़वी तौर पर न देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई, कमसिन, गरीब और दुखिया है। कनीज़ सलीमा। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत कुछ नासाज थी। तमाम हिंदुस्तान के बादशाह की औरत फहशा निकले। बादशाह अपनी आंखों से भर पुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तिलमिला रहे थे और गम गलत करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। जीनत महल मौका देखकर सौतिया डाह का बुखार निकाल रही थी। तातारी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्त बस्ता अर्ज की, खुदाबंद, सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से ओट चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए। दिन छिपने लगा। सलीमा ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतज़ारी करते करते आँख फूट जाए, मिन्नतें करते करते ज़ुबान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए। फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पर जाग ना सकी, इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बांदियाँ सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब की औरत क्यों ना हुई। धीरे धीरे स्त्री तत्व का तेज उसकी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वह सांपनी की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई। उसने एक और खत लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीबी और कनीज होने की वजह से आपके हुक्म को मानकर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मलिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज तो ना समझना चाहिए कि अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज करूँगी कि वो मेरे शौहर को सलामत रखे। सलीमा। खत को इत्र से सुवासित करके ताजे फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नज़र न पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बहुमूल्य अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नजरबाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर, गजब हो गया। सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वह मर रही है। क्षण भर में बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए महल में पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी है, आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा न गया। उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, जहे किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर तुम्हें यही लाजिम था? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था।
बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनाना खाने में मर्द को भेष बदल कर रखना मामूली कसूर समझती है। कानों पर यकीन कभी ना करता, मगर आंखों देखी को झूठ मान लूं। जैसे हजारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़प कर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। यह जवान कौन था? सलीमा ने अचकचाकर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबराकर कहा, हैं? क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविंद, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सजा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भराया। उन्होंने कहा, तो प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर ही चली। बादशाह रोने लगे। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वह मजा मिल गया। कहा सुना माफ़ हो, एक अर्ज लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो सलीमा। सलीमा ने साहस से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल पर बैठकर उसका ललाट चूमा, फिर बालक की तरह रोने लगा। गजब के अंधेरे और सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़ खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया, बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर से पूछा, कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ भी अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है। क्यों तशरीफ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी, मैं उसके बाप का नौकर था। तभी से मैं उसे प्यार करता था। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वह शहंशाह की बेगम हुई। मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पूछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खतावार हूँ। सलीमा इसकी बाबत कुछ भी नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वह दरवाजे बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उस खिड़की में उसकी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदिनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।